अभी दोस्तों आ गई हूँ डीगल के पास में, टोल प्लाजा के पास। और यहाँ पर देखिए पानी अब सूख रहा है धीरे धीरे, कीचड़ सा रह गया है बस। और इसमें ये अकेली एक मोर है घूम रही है। ये हेरन वगैरह एशियन ओपन बिल कोई भी नहीं आए, जबकि अभी सिर्फ सुबह के 9 ही बजे हैं। गेहूं की कटाई भी इस बार रिकॉर्ड तेजी से की गई है, सारे खेत जो है खाली हैं। और जो लास्ट में जो ठूंठ बच जाते हैं वो भी जला के बिल्कुल बराबर कर दिया गया है। तो बिल्कुल खाली हो चुका है सारा। ट्रैक्टर वगैरह भी इतने नहीं दिख रहे हैं। रिसेंटली एक बड़ी दुखद घटना हुई कान्हा नेशनल पार्क में। आपने न्यूज में भी देखा होगा, इंस्टाग्राम वगैरह सब जगह आ रहा है। एक टाइग्रेस, अ, मेरे ख्याल से T141 उसका नंबर था। और उसके 4 कप्स एक के बाद एक सब की डेथ हो गई। और ये टोटल जो घटना है 5 टाइगर्स के डेथ की, ये सिर्फ 9 दिन के अंदर हुई। सबसे पहले एक शावक की डेथ हुई। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो न्यूज आइटम था वो ये था कि इसकी भूख की वजह से, स्टारवेशन की वजह से डेथ हो गई। वो थोड़ा अजीब लगा मुझे सुनने में, क्योंकि 16 से 18 महीने के बच्चे थे। तो तब तक भी वो अपनी माँ से अलग नहीं हुए थे, तो स्टारवेशन तो कॉज नहीं हो सकता है, क्योंकि माँ तो खाने का इंतजाम करेगी ही बच्चों के लिए। और प्रे की कोई कमी नहीं है, कान्हा अच्छा खासा जंगल है। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि प्रे बेस कम है और खाने को नहीं मिल रहा है टाइगर्स को, वरना इतने सारे टाइगर फैमिली कैसे वहां पर फल फूल रही हैं। उसके कुछ ही दिन बाद जो है दूसरे शावक भी एक के बाद एक मर गए, और फिर जो टाइग्रेस थी उसकी भी डेथ हो गई है। लैपिंग जाड़ है उसके यहाँ से। तो इसका मतलब अब जो निकाला जा रहा है कि शायद कनाइन डिस्टेम्पर वायरस से वो इन्फेक्ट हो गए थे और उससे डेथ हुई, लेकिन उसका भी पक्का नहीं है अभी। क्योंकि जिस कंडीशन में जो बॉडीज मिली हैं, ये कॉल आ रही है, साथ में एक वाटर हैन भी है शायद यहाँ पर। तो जिस कंडीशन में वो बॉडीज मिली हैं, वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे स्टारवेशन की डेथ है। क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि काफी समय से इनको खाने को नहीं मिला है। जो टाइग्रेस थी और जो बच्चे थे, सभी की जो लाशें थी वो उसी कंडीशन में मिली थी। तो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस फैलता कैसे है? कैनाइन मतलब कि जो डॉग्स की फैमिली है, और टाइगर तो कैट की फैमिली का जानवर है। तो जो ये कैनाइन डिस्टेम्पर फैलता है, ये डॉग्स का जो सलाइवा होता है उससे, जिन डॉग्स में ये बीमारी है, अगर वो उस किल को खाएं जो टाइगर ने किया है, जिस समय टाइगर वहां पे नहीं है उस समय अगर वो उस किल को खाता है, तो उसके सलाइवा से वो वायरस उसमें फैल सकता है। और उससे वो इन्फेक्शन टाइगर को भी हो सकता है। तो ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि जो बफर जोन्स होते हैं उनमें गांव के डॉग्स हैं, वो जा सकते हैं और वहां पर टाइगर का पड़ा हुआ किल वो खा सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जो आपके डोमेस्टिक कैटल हैं, जो गाय भैंस वगैरह हैं, वो चरने के लिए जंगल में छोड़ दिए जाते हैं कई बार। उनको भी कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से इन्फेक्शन हो सकता है। तो उससे जो जंगली जानवर हैं, डियर वगैरह, उनको हो सकता है, और डियर को खा के वो इन्फेक्शन टाइगर को हो सकता है। ये व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन है यहाँ पर। पता है कनाइन डिस्टेम्पर वायरस के बारे में, उसकी मैं जानकारी आपको अभी दे देती हूँ यहाँ पे। बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी जांच कर ही रहा है। उम्मीद है कि वो जो टाइगर्स की मौत हुई है उनकी बॉडी से उन्होंने टिश्यू सैंपल लिए होंगे, क्योंकि उसमें वो वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है अगर उसी से डेथ हुई है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये फैलता कैसे है। अब इसमें जो किस तरह की तकलीफ होती है जानवर को जिसको भी हो जाता है, उसको पहली बात तो तेज बुखार होता है। तेज बुखार के साथ में आंखों से पानी आता है बहुत ज्यादा, और जानवर जो बिल्कुल शिथिल हो जाता है, मतलब लेथार्जिक हो जाता है। अगर आपके डोमेस्टिक जानवर हैं, चाहे वो कुत्ता हो या गाय भैंस हो, आप ये देखेंगे कि वो बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है, कुछ भी कर नहीं पा रहा है वो। और उसके बाद फिर उसको थोड़ा और जब समय बीतता है तो बहुत ज्यादा उसको उल्टियां होने लगती हैं और लूज मोशन डायरिया होने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतनी उल्टियां होंगी और डायरिया होगा, तो नॉर्मल अगर अच्छा हट्टा-कट्टा जानवर भी होगा तो वो कुछ ही समय में बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि वो खा ही नहीं पाएगा।
वो जो उल्टी और डायरिया जो हो रहा है उसकी वजह से वो जानवर कुछ नहीं खा पाता है। और साथ ही टाइगर ऐसा जानवर है जिसको शिकार करके खाना है। गाय भैंस को या कुत्ते को या डोमेस्टिक एनिमल को तो आप खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे खुद अपना खाना नहीं ढूंढना है। लेकिन टाइगर के साथ ये भी नहीं है, उसे अपना शिकार खुद पकड़ना है। तो इस हालत में अगर वो इन्फेक्टेड है और इस तरह की सिम्टम से सफर कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है शिकार तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद बहुत कमजोर हो चुका होगा। और कर भी लेगा तो वो पेट की ऐसी हालत में मांस तो नहीं खा सकता है। तो ये जो जो टाइग्रेस है और जो इसके कब्स हैं, जो ऐसी हालत में मिले हैं, उनके शव ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो खाना ना मिलने की वजह से मर गए हैं। तो ये संभव हो सकता है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के साथ इस तरह की मौत के बाद ऐसी पिक्चर दिख सकती है। क्योंकि टाइगर को खाना मतलब उस समय जो उसकी स्थिति होगी कि उसको उल्टियां हो रही हैं या लूज मोशन हो रहे हैं, तो उस समय जो उसके लिए मुनासिब है खाने की चीज, वो प्रोवाइड करने वाला तो कोई था नहीं। तो इसलिए उसकी मौत ऐसी लग रही है जैसे कि स्टारवेशन की वजह से हुई है, क्योंकि वाकई में वो स्टारवेशन की वजह से ही हुई है। जब इंसानों में भी लूज मोशन और वॉमिटिंग होती है तो आपको हॉस्पिटल जाके ड्रिप लगवाना पड़ता है कई बार। अगर आप हॉस्पिटल जैसी हालत नहीं हुई है तो घर पे आपको ओआरएस दिया जाता है। तो जानवरों के लिए तो ये करने के लिए कोई नहीं है, खास करके जंगली जानवरों के लिए। तो इसकी रोकथाम के लिए ये है कि हर साल वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जो भी गांव हैं जो जंगल के आसपास हैं, उनमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जो डोमेस्टिक एनिमल हैं, कैटल हैं, जो गांव से जंगल में आते जाते हैं, उनका सबका वैक्सीनेशन बिल्कुल हर साल कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात, पानी के सोर्सेस को चेक करना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी। मॉनसून के पहले, मॉनसून के बाद पानी के जो सोर्सेज हैं उसको बहुत प्रॉपरली चेक करना चाहिए। और साथ में ये जो जिन एनिमल्स की डेथ हुई है, जो अभी जैसे कैनाइन डिस्टेम्पर से किसी जानवर की डेथ हुई, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी टिश्यू की जांच होनी चाहिए, जिससे कि कहाँ से फैला है वो कंफर्म किया जा सके और आगे से उस चीज को हम रोक सकें। और साथ ही अगर आपके डोमेस्टिक एनिमल्स में ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, अगर आप जंगल के आसपास कहीं रहते हैं, बफर जोन्स में रहते हैं, आपकी जो गाय भैंस बकरी हैं या कुत्ते बिल्ली हैं, उनमें इस तरह के लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं, तो उनको कैनाइन डिस्टेम्पर हो सकता है। उनको किसी भी तरह से जंगल की तरफ जाने ना दें, क्योंकि वहां पे वो पानी के सोर्सेस को, खाने को, सब चीजों को इन्फेक्ट कर देंगे और उससे जंगली जानवर इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो आप तो अपने घर में जो पशु हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन जंगली जानवरों की देखभाल करने वाला तो कोई नहीं है ना। तो इसलिए आपके पशुओं से उनमें बीमारी नहीं फैलनी चाहिए। तो ये बड़ी ही दुखद घटना है। उम्मीद है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जल्दी ही पता चल जाएगा कि इसका कारण क्या था और उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे। ये दोस्तों इंडियन थिकनी है। पहले भी एक दिन दिखी थी, उस दिन गाड़ी का कांच बहुत ज़्यादा गंदा था मेरा। आज तो मैंने विंडो भी डाउन कर दी है और अब कांच भी साफ़ हो गया है। इंडियन थिकनी भी लैपविंग्स की तरह पर्च नहीं कर सकती है, तार पे या पेड़ की डाल को पकड़ के नहीं बैठ सकती है। ये ज़मीन पर ही दौड़ती हैं, ज़मीन पर ही रहती हैं और ज़मीन पर ही अंडे देती हैं। नेस्ट भी ज़मीन पर बनाती हैं। इनका नाम थिकनी इसलिए रखा गया है क्योंकि देखिए जो पैर है, आपको दिख रहा है, और अच्छे से फोकस कर देते हुए देखिए पैर में जो जॉइंट है, इसका जो नी जॉइंट है, ये देखिए, एक तो जो बॉडी से नीचे की तरफ आ रहा है वो थाई बोन है, और उसके नीचे जो जॉइंट है वो नी जॉइंट है। उसके नीचे लेग की बोन्स हैं और उसके नीचे फुट है। फुट में डिजिट्स होते हैं, जो उंगली, जैसे हम लोगों के पैर में उंगली होती है, वैसे ये डिजिट्स हैं। और इनमें एबिलिटी नहीं होती है कि ये किसी डाल को पकड़ के बैठ सके। अब देखिए, अगर आप इसके पैर ध्यान से देखेंगे तो जो डिजिट्स हैं पीछे की तरफ नहीं है, या बिल्कुल रूडिमेंट्री सा है। आगे की तरफ मेरे ख्याल से 3 है। तो ये देखिए, तो इसी वजह से ये पकड़ बना के, ग्रिप बना के पेड़ पर नहीं बैठ पाती है। जबकि जो चिड़ियाँ पेड़ पे बैठती हैं उनकी आप देखें कि आगे और पीछे दोनों साइड डिजिट्स होते हैं। अभी और थोड़ा मैं कर देती हूँ जूम। ये देखिए, ये पैर आपको क्लियरली दिख रहे हैं। इसमें आगे की तरफ डिजिट्स हैं, नाखून भी दिख रहे हैं, काले रंग के नाखून हैं, पैर पीले रंग के हैं। तो पीछे की तरफ डिजिट ना होने की वजह से ये पेड़ की डाल को पकड़ के नहीं बैठ सकती। लैपविंग में भी ऐसा ही होता है। ये ब्लैक विंग स्टिल्ट यहाँ पे है, एक पेयर है।
पीछे भी है एक, इनको हिंदी में गज पाँव बोलते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था आपको कि किस तरह से अब इनकी ब्रीडिंग भी इंडिया में ही होनी शुरू हो गई है। ये देखिए दूसरा भी आ गया फ्रेम में, जबकि ये पहले प्योरली माइग्रेटरी हुआ करते थे। ये सारस क्रेन का पैर बहुत दूर है, रोड के उस साइड से ही मैंने देख लिया था। जब वो स्टिल्ट वगैरह शूट कर रही थी तो उसी टाइम पे मैंने इन दोनों को देख लिया था। यहाँ पे कुछ जगह गेहूं लगी हुई थी, अब तो सब जगह से हार्वेस्ट हो चुकी है। इसमें मेल और फीमेल दोनों सारस हैं यहाँ पर। अभी कल सैटरडे था, मेरा पॉडकास्ट आया है, अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अलग अलग जो उसके शेड्यूल्स हैं, उसके जो अमेंडमेंट्स हैं, उसके तहत जो पनिशमेंट, जो सजा निर्धारित की गई है, इस सब के बारे में उसमें बताया गया है। और जो सवाल बहुत सारे आए थे मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट पर, जिसको देखने के बाद ही मुझे आइडिया आया कि इस पॉडकास्ट को बनाऊं। उन सारे सवालों के जवाब आपको उस पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और इसी के संदर्भ में, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में तो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें कि हंटिंग आता है। हंटिंग में जो कौन कौन सी चीजों को हंटिंग कहते हैं वो मैंने उसमें बताया है। जैसे कि शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि हंटिंग केवल जानवर को मारना नहीं है। अगर आपने जाल बिछाया है, ट्रैप किया है किसी पक्षी को, किसी जानवर को बेचने के लिए, ये देखिए उड़ गए सारस, ये जा रहा, ये हैवी बर्ड्स होती है ना, तो इनको रनवे चाहिए होता है उड़ने के लिए, उधर चले गए पीछे। तो हंटिंग केवल जानवर को मारना नहीं है, उनको ट्रैप करना है। अगर आपने अपने खेत के आसपास बिजली छोड़ी हुई है, एसी करंट छोड़ा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रोक्यूट होके कोई जानवर मर रहा है, तो वो भी हंटिंग है। अगर आपने पॉइजन दिया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी जानवर या पक्षी को, वो उस पॉइजन से मर जाता है, तो वो भी हंटिंग कहलाता है। और इसमें जो अभी रिसेंटली वल्चर डेथ्स हुई, एक पहले भी वल्चर के डेथ्स की कहानी हुई थी क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका में, मेरे ख्याल से 2024 के एंड में हुई थी, या जब भी था, 1 साल से तो ऊपर हो चुका है उस बात को। तो उसमें एक हाथी को जहर दिया गया था, मतलब जो खेत के में जो फसल वो नुकसान करता था, उस खेत में फसलों पर इतनी ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड डाल दिए गए कि उसको खा के वो हाथी मर गया। और उस हाथी के शरीर को जिन वल्चर्स ने खाया तो वो वल्चर्स भी मर गए, इतनी ज्यादा मात्रा में वो पेस्टिसाइड था। एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड ही था। बाद में जब वो पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड ही मिला था हाथी के मांस से। तो उसमें 123 वल्चर्स की मौत हुई थी। अब आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान है, जो ऑलरेडी एंडेंजर्ड है जो पक्षी। तो ये सारी चीजें जो है ये हंटिंग में आती हैं, और हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये पनिशेबल ऑफेंस मानी जाती हैं। वैसे ही एक और बड़ा कॉमन एंटिटी है, जिसको कि मतलब आप कह सकते हैं कि ये डिस्टर्बिंग है बर्ड्स के लिए, खास करके क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बर्ड्स है, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी। वो है कॉल प्लेबैक। तो कॉल प्लेबैक जो है ये पुराने जमाने में भी ऑर्निथोलॉजिस्ट यूज करते थे। हालांकि उसके हिस्टोरिकल डिटेल्स अभी मैंने पढ़ा नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं पढ़ के उस पर भी एक पॉडकास्ट बनाऊंगी, क्योंकि अभी कल वाले पॉडकास्ट पे कुछ एनकरेजिंग व्यूज आए हैं और लोगों ने मैसेज भी किए हैं कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स पर पॉडकास्ट और बनाएं। तो मैं सोच रही हूँ कि अगला पॉडकास्ट मैं उसी पर बनाऊंगी। उसके लिए पहले काफी रिसर्च करनी पड़ती है। तो जो अभी तक मेरी समझ है इस सब्जेक्ट के बारे में वो ये है कि जब आप बर्ड वॉचिंग करने जाते हो तो कई बार कॉल प्लेबैक बेनिफिशियल भी होता है, क्योंकि कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि स्कल्कर्स होती हैं। स्कल्कर्स का मतलब कि जो बहुत ही शाई होती हैं, जो आसानी से सामने नहीं आती। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कॉल प्लेबैक होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर स्पीशीज पक्षी को आप ढूंढ रहे हैं, आप उसके हैबिटेट में गए हैं, पर्टिकुलर उस जगह पर जहां वो मिलता है। मान लीजिए आप अरुणाचल प्रदेश गए हैं किसी पक्षी को ढूंढने, वहां पे ऐसे स्कल्कर्स भरे पड़े हैं। अब पहाड़ है, वहां पे जंगल घने हैं, और ज्यादातर समय पूरे साल वहां बारिश होती रहती है, तो बड़ा ही मुश्किल होता है बर्ड्स को वैसे भी वहां पे देखना, और फिर उसके बाद उनको फोटोग्राफिक रिकॉर्ड करना काफी मुश्किल काम है। तो ऐसे केस में जो कॉल प्लेबैक है वो हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन
कॉल प्लेबैक का मतलब ये होता है कि आपने किसी पक्षी को बुलाने के लिए या सामने लाने के लिए उसकी जो आवाज है वो आपने इंटरनेट में भी होते हैं। कॉल प्लेबैक जो है वो इंटरनेट में भी आपको मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर पक्षी का। और उसके अलावा कई ऐसे एप्स होते हैं जिसमें कि अलग अलग बर्ड्स की रिकॉर्डेड कॉल्स पड़ी होती हैं, तो आप उस कॉल को वहां से बजा सकते हैं। ये है कॉल प्लेबैक। और इसको बजाने से उस पक्षी को लगता है कि उसकी ही जाति का कोई और पक्षी बाहर कॉल कर रहा है, तो वो जहां पे भी छुपा हुआ है वहां से वो बाहर आता है। हालांकि ये उसके लिए डिस्टर्बिंग होता है, अगर वो नेस्टिंग में है उसको डिस्टर्ब करता है। टेरिटोरियल बिहेवियर कुछ पक्षियों का होता है, उनको डिस्टर्बेंस होती है, तो ये प्रॉब्लम इसमें आती है। दूसरा ये है कि जब आप कॉल प्लेबैक करते हैं तो वो पक्षी जो सामने आता है वो ये देखता है कि यहाँ पर अगर वो ये सोच के आ रहा था, अगर मान लीजिए कि वो अभी अपने मेटिंग पीरियड में है और वो मेट ढूंढ रहा है, तो उसको ये लगता है कि कोई प्रोबेबल मेट बाहर आ गया है जहां पर कॉल आ रही है। तो उससे वो बाहर आके जब ढूंढता है तो उसको मेट नहीं मिलता है, तो उसको एक तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो आगे से ऐसा भी हो सकता है कि जब वो एक्चुअल कॉल कोई पक्षी करे मेटिंग के लिए तो वो रिस्पॉन्ड ना करे। दूसरा ये भी है कि वो शिकार हो सकता है। जो दूसरी बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, जो उस पक्षी को शायद मार दें अगर वो बाहर आ जाए। ज्यादातर जो पक्षी हैं वो छुपके इसलिए रहते हैं, जो छोटे पक्षी हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि जो बड़े जो रैप्टर्स वगैरह हैं, उल्लू हैं, इनसे वो कहीं पकड़ में ना आ जाए। तो जब वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं रिस्क लेके, क्योंकि आपने कॉल बजाई तो उसको सुन के वो बाहर आया, तो उसने अपने आप को रिस्क में डाला। तो आपने तो फोटो खींच लिया, हो सकता है वो पक्षी बाद में किसी और पक्षी का शिकार हो गया। तो ये कॉल प्लेबैक के डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन हाँ, जो रिसर्च पर्पज के लिए कर रहे हैं उनको एडवांटेज भी इससे हो सकता है। तो इसके बारे में कोई लॉ अभी तक बना है या नहीं, अगर बना है तो वो क्या कहता है, वो मैं सर्च करके और फिर इस पर एक पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करूंगी।